पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो के रूप में आना बहुत पसंद किया जाता है। भारतीय फिल्म यशवंत देखी है, वो नाना पाटेकर की। फिर शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसमें संजय दत्त क्रिमिनल्स को चुन चुन कर मारता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कहानियां फिल्मों में नहीं बल्कि असली हैं। हम कराची के कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सामने लाएंगे जिन्होंने कराची ऑपरेशन में बड़ी फिल्मी एंट्री दी। वो किसी के लिए गुड कॉप बने तो किसी के लिए बैड कॉप। पुलिस में शरीफ अफसर उसको बोलते हैं जो दो चीजों का पैसा नहीं खाता, एक हीरोइन का और एक डंडी का। बहादुर अली के नाम से एमक्यूएम के कारकुन हकीकतन कांपते थे। मैं जब आंख लगती है ना तो मुझे ऐसा लगता है अल्ताफ हुसैन मेरे सीने पे बैठ के ना मेरा गला दबा रहा है। जो भी पकड़ा जाता था उसको बहादुर अली चीरा लगाते थे। सारे शराबी जानी सब वो थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। मुर्तजा भुट्टो कत्ल कर दिए जाते हैं, बीबी का अपना दौर है। ये एक एक रात में 4-4, 6-6 लड़कियां बुलाते थे। इनको सुकून नहीं था अंदर। आज का राव अनवर आपको पीपल्स पार्टी का शदीद मुखालिफ मिलेगा। सलीम वाहिदी ने बोला कि डीआईजी हूँ मैं, वो एक सब इंस्पेक्टर है। आप मुझे एक सब इंस्पेक्टर के हुक्म मानने को देते हैं और मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको ऐसे बहादुर पुलिस अफसरान की कहानियां सुनाऊंगा तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो इससे आगे वो बात करेगा तो मैं देखता। ये कहानी है इस शहर के कुछ किरदारों की, ऐसी कहानी जो आपको पूरी वीडियो देखने पर मजबूर कर देगी। लेकिन इस कहानी के आगाज से पहले जरूरी है कि आप रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी में कौन विलन है और कौन हीरो, इसका फैसला आप करेंगे। 19 जून 92 सुबह फजर के बाद, यानी अभी अंधेरा थोड़ा था और हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। तो मैं आपको अपने आंखों देखा मंजर बता रहा हूँ। उस वक्त मैं तो एक ही पॉइंट पे था, लाजिम बात है 4 पॉइंट पे हथियार उतरे थे। तो मुझे जो वहाँ से मैंने पूछा था, खुद आमिर खान से मैंने पूछा था, तो इनको 6000 क्लाशनकोफ मिली थी। जो गोलियां थी वो तो लाखों की तादाद में थी, क्योंकि बोरियों में थी। ये जो सेंट्रल में हथियार उतरे थे तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, ये नहीं है कि सुने हैं किसी से। जो छोटे मोटे हथियार थे वो तो पार्टी के पास पहले से थे। मैं खुद बड़े यानी मसीह के सोचने पर मजबूर हुआ कि ये किस तरीके से इनके पास और किन ज़राए से इनको मिला है। 1992 में पहली बार एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया। इसको इस तरह भी कहा जाता है कि जो इब्तिदाई ऑपरेशन था वो तो सिंध में डाकुओं के खिलाफ किया गया था और उसके बाद उसका दायरा जो है सिंध के शहरी इलाकों की तरफ भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट हुई। वो सिचुएशन ये थी कि जो सिंध के अक्सर शहरी इलाकों की जो अक्सरियती आबादी थी उसको ये मैसेज दिया गया, ये मैसेज गया उसके पास कि जनाब ये एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ किया जाने वाला ऑपरेशन है। बहुत ज़्यादा प्रेशर था और ऊपर से अल्ताफ हुसैन का इस ऑपरेशन से एक हफ्ते पहले अल्ताफ हुसैन का जो ज़बानी सर्कुलर जारी हुआ था, क्योंकि वो तहरीरी उमूमन तंजीमी सर्कुलर तहरीरी होते थे, लेकिन इस मौके पे ज़बानी हुआ और ये हिदायत मिली कि आपके पास अगर कोई भी हथियार, चाहे वो क़ानूनी हो, लेकिन वो हथियार भी कहीं ज़मीन में दफन कर दें और अगर कोई तंजीमी लिटरेचर है उसको भी आग लगा दें और ऐसी जगह रुपोश हो जाएँ जहाँ सूरज की किरण भी ना मिले आपको। मकसद ये था कि आपके किसी करीबी फ़र्द को भी पता ना चल पाए कि आप कहाँ रुपोश हैं, क्योंकि दुश्मन का तयन नहीं था। आपको पता ही नहीं था कि एमक्यूएम हकीकी के वो लोग तो पता थे जो ओपन हो चुके हैं, वो लोग नहीं पता थे जो अभी भी तंजीमी सेटअप में काम कर रहे थे। यानी एक वक्त में ये कहा जाने लगा था कराची में कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसका कोई नौजवान या तो कत्ल ना किया गया हो, या गिरफ्तार ना हो, या घर से मफरूर ना हो। जब ये वाली सिचुएशन बन गई थी तो उसके बाद जाहिर है उसकी मुज़ाहमत भी हुई और उस मुज़ाहमत के नतीजे में जो है हमने इस शहर में बहुत कुछ होते देखा। जनरल वहीद काकड़ के जमाने में नवाज शरीफ हुकूमत की छुट्टी हो गई, नए इलेक्शन हुए, मोहतरमा बेनजीर दोबारा इक़्तिदार में आई, लेकिन शहर कराची का माहौल मजीद खौफनाक हो चुका था। तकरीबन हर इलाके में टॉर्चर सेल थे। मुखालफिन का कत्ल होता तो इल्जाम लगता ये अल्ताफ हुसैन के आदमियों ने मारा है, नहीं ये आफाक के आदमियों ने मारा है। कराची पर नामालूम अफराद के डेरे थे। तशद्दुद और कत्ल गारत करने वाले अफराद को न जाने किसकी मदद और पुष्पनाही मिल रही थी और सब खामोशी से ये जुल्म होता देख रहे थे। लाशों को इबरत का निशाना बनाया जाता, बोरी में डालकर कचरे के ढेरों पर फेंक दिया जाता, जिंदा इंसानों के सर और घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किया जाता, जुबान की बुनियाद पर शनाख्त करके लोगों को बसों से उतार कर मार दिया जाता। ये सब इस शहर में रोज का मामूल बन चुका था। बल्कि अब ये जंग सिर्फ एमक्यूएम के धड़ों की जंग नहीं थी, अब सियासी, मजहबी और दूसरे फिरका वाराना ग्रोह भी बंदूक से बात करने लगे और ये तशद्दुद, कत्ल गारत सिर्फ एक इलाके और तंजीम तक महदूद नहीं था, सब मौत के भयानक खेल में शामिल थे। कोई सहाफी इस जुल्म के खिलाफ बात करता तो मारा जाता, हत्ता कि किसी भी पेशे से वाबस्ता फर्द को ये मालूम नहीं होता था कि अगली सुबह तक वो जिंदा होगा भी या नहीं। कराची का एक इलाका जो है
उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता था, वो था कराची का इलाका गुलबहार। दोनों तरफ जो है वो उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत रिहाइश पजीर थी। इस जगह पर जो लसबेला का मुकाम है, वहाँ पर हम लोग स्टे किया करते थे। तमाम अखबारात से जो रिपोर्टर्स हैं, क्राइम रिपोर्टर्स, वो कॉपी ड्रॉप करके लसबेला के मुकाम पर आ जाएं, और जब सब आ जाते थे तो रेंजर्स की मोबाइलें हमें लसबेला से गुलबहार का एरिया जो है वो क्रॉस कराते थे। जब सूरत हाल इतनी खराब हो गई तो फौज और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों को अंदाजा हो गया कि अब मामला हाथों से निकल चुका है। कराची ऑपरेशन के पहले मरहले के नताइज मिल सके, ना ही मकासद हासिल हुए, बल्कि उल्टा फौज को बदनामी उठाना पड़ी, क्योंकि इस ऑपरेशन की बुनियाद ही गलत थी। यहाँ शुरू होता है ऑपरेशन का दूसरा मरहला, जब वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो और फौजी क़यादत ने फैसला किया कि अब फैसला कुन ऑपरेशन होगा। फौज वापस चली गई कि कराची पुलिस हीरो कैसे बनी। तो जब फौज वापस बैरकों में चली गई तो इस दफ़ा जब ऑपरेशन हुआ तो ये तय पाया कि जनाब कराची पुलिस के ऊपर जो है वो पूरी तरह से इन्हिसार किया जाए। नसीरुल्लाह बाबर के दौर में ऑपरेशन का जो करता धरता सारा था वो IB था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। पुलिस को ये बोला गया, थोड़ा सा मैं आपको और वजाहत कर दूं, हर साल मिलिट्री इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट बनाती है मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, पुलिस की भी एक रिपोर्ट बनती है। तो उस वक्त जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें उन बदमाश, गुंडे और करप्ट पुलिस अफसरान की निशानदेही की गई थी जो शराबी हैं, जानी हैं, रिश्वतखोरी और स्मगलिंग में मुलविस हैं, बदकिरदारी में और जुराइम में मुलविस हैं। तो वो लिस्ट पे CM ने जो है ना और सब ने पार्लियामेंट ने अमल दरामद कराना था कि उन अफसरान को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट पे अमल करने के बजाय IB ने इन करप्ट लोगों को MQM के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। चौधरी असलम का नाम भी उसमें था, इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी का नाम भी उसमें था, और बाकी जो बहुत से मशहूर पुलिस अफसरान हैं उसमें जो आपको बड़े मशहूर मिलेंगे जिनका कोई ऑपरेशन में किरदार होगा, वो सब उस MI की लिस्ट में नाम शामिल थे उनके। उनको बचाया गया और उनको ये सपोर्ट की कि अगर आप हमारे कहने पर, क्योंकि ये 95-96 में मैं आपको तो पॉलिटिकल ऑपरेशन हुआ, यानी बेसिकली ये दारी साहब और या नसीरुल्लाह बाबर साहब ये अपने पर्सनल गेम खेल रहे थे, हत्ता कि इस चीज़ों को ISI से और MI से छुपाया जा रहा था। इसकी मैं आपको बाद में वजाहत भी कर सकता हूँ कि कैसे कैसे छुपाया जा रहा था। तो उसमें ग्रुप बने। अच्छा, इन ग्रुप में ऐसा हुआ कि देखें सब एक ही उसके लिए काम नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे बहादुर अली अलग सेटअप के लिए काम करते थे, क्योंकि वो तो शुरू से कर्नल खुर्शीद आफरीदी के साथ सेटअप में थे, FIT के सेटअप में रहे, तो वो उनका अलग वो सर्किल था, उस सर्किल में काम करते थे। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी और तौफीक जाहिद हो गए और सरवर कमांडो हो गए और भी कुछ अफसरान थे, ये IB के लिए काम करते थे। नसीरुल्लाह बाबर के हाथ में हर वक्त एक छड़ी होती थी। इन्होंने इस मारामारी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बेनजीर भुट्टो से इजाजत ली और फिर डंके की चोट पर बेदरेग और बेरहमाना ऑपरेशन किया। इस आग के समंदर में जो डूबा वो राख हुआ। यहाँ आते हैं कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के नाम जिनकी दहशत से जमाना कांपता था। बहादुर अली, ज़ीशान काज़मी, राव अनवार, असलम चौधरी, सरवर कमांडो, तौफीक जाहिद, गजनफर काज़मी, सजाद हैदर। इनकी लॉन्चिंग के पीछे कई मकसद थे जो आगे चलकर बताएंगे। बहरहाल पुलिस ने शहर में वो कुछ किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हर घर से नौजवानों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। हर आबादी में खाना तलाशी, चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जी की जाती। घरों में मौजूद खवातीन के साथ वाकयात भी आम होने लगे। मुझे आज भी याद है कि हमें कॉल्स आती थीं फलां थाने से आ जाओ और इनकाउंटर खेलने चलना है। हम पहुंचते थे, लॉकअप से जो है वो 2 बंदे निकाले, 3 बंदे निकाले, लियाकताबाद में झंडा चौक पर ले गए, कत्ल कर दिया फायरिंग करके। तस्वीरें बन गई। फिर अचानक ख्याल आया, अरे 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 इनकी हथकड़ियाँ तो खुली नहीं, रुक जाओ यार, दोबारा बना लेना वाली तस्वीर नहीं छापना। फिर उनकी हथकड़ियाँ खोली जाती थीं, फिर दोबारा तस्वीरें बनती थीं और अगले दिन अखबारात में शाया होती थीं। तब पुलिस मुकाबलों का ऐसा दौर चला कि हर कोई इस गुनाह को सवाब समझकर निभाने लगा। खुफिया इदारे भी इस बहती गंगा में हाथ धोने लगे। मुख्तलिफ पार्टियों ने तो सियासी मुखालिफिन को कत्ल किया ही, मगर ये सब MQM के धड़ों की आपस की जंग का नतीजा नहीं था। ऑपरेशन शुरू हुआ तो IB ने अपने टास्क बनाए और भी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो अपने फिर बंदे पैदा करते हैं ताकि अपनी पॉलिसी के मुताबिक इन लोगों को इस्तेमाल कर लें। वैसे कि बेसिकली IG होता है, DIG होता है, लेकिन उसको नॉलेज में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो अफसरान अपने पॉलिसी में करते हैं
कभी कभी ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे एक बात सुने आप, एक टारगेट किलर है या एक टेररिस्ट है, वो फलां के कांटेक्ट में बड़े पॉलिटिशियन के, या वो किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा है खुफिया तौर पे। अब अगर उसको फ़र्ज़ करें कि वो आईबी के लिए काम करता है, अगर उसको जो है ना चौधरी असलम उठा ले तो क्या करेगा? चौधरी असलम तो आईबी के लिए काम नहीं करता था, चौधरी असलम तो दूसरे ग्रुप के लिए काम करता था। अब चौधरी असलम जब उसको उठाएगा तो वो जेन्युइन इंटरोगेशन करेगा और उससे वो जो राज होंगे वो बता देगा। तो कौन गंदा हो गया? आईबी गंदी हो जाएगी। तो उसका तरीक़ा ये होता था कि आईबी ज़ीशान काज़मी को बोलेगी कि यार वो उठाओ, उसको रिपोर्ट बनाओ, उसमें से ये पॉइंट निकाल देना और ठोक देना बंदा। ये होता था। थोड़ा सा टिपिकल, अगर मैं ऑपरेशन का तरीक़ा आपको समझाऊँ तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। इसमें जो इनके रूट वाले बंदे थे ना, वो भी ठिकाने लगे। जो इन इदारों के लिए तंजीमों में काम करते थे, उनको भी बहुत सौ को जो बागी हो रहे थे उनको ठिकाने लगाया गया। तकरीबन आप समझे कि 95% लोग ज़िंदा उठाए जाते थे और फिर उनको मारा जाता था। तो ज़ीशान काज़मी मैंने आपको बताया ये आईबी के लिए कर रहे थे। और चौधरी असलम, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस इदारे का जिस इदारे के लिए चौधरी असलम काम करते थे। यकीनन रियासत को एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का सामना था, मगर इसको मजीद खराब करने वाले जिम्मेदारी हमारे अपने इदारों पर आती है। सूरत हाल को सियासी और कानूनी अंदाज से डील किया जाता तो शायद फहीम कमांडो, नईम शेरी, फारूक दादा और सोलत मिर्जा जैसे किरदार जन्म न लेते। बहरहाल इस ऑपरेशन में कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स ने नाम कमाया? सबसे पहले जिक्र करते हैं SHO न्यू कराची बहादुर अली का, जिनकी दहशत से MQM के बड़े बड़े सुरमा भी कांपते थे। जब स्ट्राइक कॉल्स वगैरह उस दौर में बहुत ज़्यादा होती थी, उन स्ट्राइक कॉल्स के मौके पर भी MQM के कारकुनों की अव्वलीन कोशिश ये होती थी कि किसी भी तरह से बहादुर अली के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। बहादुर अली के पास जो भी पकड़ा जाता था उसको बहादुर अली चीरा लगाते थे। तो ये इतनी खौफनाक वो बात बन चुकी थी कि जो लोग बहादुर अली के हाथों गिरफ्तार होते थे और जब बाहर आते थे या जेल में होते थे, तो वो जो बहादुर अली के टॉर्चर का शिकार होते थे, वो जो कहानियाँ सुनाते थे उस चीरा लगाने की, उनकी बुनियाद पर जो है वो बहादुर अली का एक हवा और एक वो जो खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा MQM के कारकुनों के दिलों में बैठ चुका था। बहादुर अली के हवाले से फिर यही शायद फ़ैसला हुआ MQM का कि जनाब इस शख्स को जो है वो ख़त्म करना है। इस बात को यकीनी बनाया गया कि उस हमले में बहादुर अली को बचना नहीं चाहिए। बहादुर अली अपने 3 गनमैन्स के साथ घर से निकलते हैं। जो आज BDC सेंट्रल का ऑफिस है कराची में, उसके बिल्कुल सामने गली में उनका घर था। और जैसे ही उनकी गाड़ी मेन रोड के ऊपर पहुंचने के लिए टर्न लेने लगती है, 3 अतराफ से फायरिंग होती है। बहादुर अली अपने तीनों गनमैन समेत जो है इस हमले में मारे जाते हैं। जाली मुकाबलों का जो आगाज़ हुआ वो बहादुर अली ने किया। बहादुर अली मकसद पर सख्त किस्म के अफसर थे। तो रैकेट के सारे लोग रैकेट के होते हैं, बगैर रैकेट के कौन चलता है। रेहान इनको टास्क मिला रेहान का, तो ये रेहान के घर पे रेड करते थे। तो रेहान के घर से हर चीज़ ले जाते थे, टीवी, फ्रिज, बाल्टी, लोटा भी नहीं छोड़ा। तो उसके बाद लास्ट डे ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर 150 रेड किए थे। ये रेहान तो घर पे नहीं होता था। लास्ट रेड में ऐसा हुआ कि जब ये बहादुर अली जाने लगा तो घर में तो कुछ था नहीं लूटने के लिए। तो उन्होंने रेहान की बहन की ना कानों पे नज़र पड़ी, तो उसने बोला कि ये बाली कहाँ से आई? तो दहशतगर्द की बहन है तो तेरे मकसे के ये भी दहशतगर्द लाया होगा। तो उसकी वो बाली पकड़ के खींचने लगे। जब वो खींचा तो वो उसकी बहन ने ही बोला कि सर आप ये खींचे नहीं, मैं आपको उतार के दे देती हूँ। तो वो दोनों बालियाँ उतार के उसने बहादुर अली को दे दी। जब ये वाक़या हो गया तो उस पर रेहान ने कसम खाई कि जो मेरी बहन के साथ हुआ है, इसके बाद यह है कि फिर मैंने जो है ना बहादुर अली को कत्ल करना है। लेकिन कत्ल बहादुर अली का ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से हुआ। जो बहादुर अली के साथ जो अफसरान काम कर रहे थे, वो अफसरान इसी लियाकताबाद सेक्टर के लिए भी काम करते, यहाँ के इस रैकेट्स के लिए काम करते थे। वो अफसरान नहीं मरवाया बहादुर अली को। कोई भी पुलिस अफसर बगैर पुलिस अफसर के ताउन के नहीं मारा गया, ये तो तय है आपको। रिपोर्टें सारी आ चुकी थी। ये नहीं था कि इनका नाम नहीं था, इनका आ चुका था कि इनको मारे जाना है। ये अपनी कोशिश कर रहे थे बचने की और मारने वाला अपनी कोशिश कर रहा था। मगर रेहान ने ये कसम खाई थी कि मैं जब मरूंगा, जब मैं बहादुर अली को मारूंगा। तो उसकी कसम पूरी भी हो गई। वो बहादुर अली के मारे जाने के कुछ अरसे बाद फिर मारा गया। बहादुर अली 28 जून 1994 को 3 अहलकारों समेत कत्ल हुए। इनके बाद पुलिस के एक और ऑफिसर ज़ीशान काज़मी ने भी खौफ की दास्ताने रकम की। इन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस को हल करने में अपना किरदार अदा किया, जिसमें से एक अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल का केस भी शामिल है। ज़ीशान काज़मी सदर आसिफ जरदारी के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे और ये भी कहा जाता था
कि वो बेनज़ीर भुट्टो के दाएं हाथ थे। बहादुर अली की जो एक यहाँ पुलिस में कहा जाता था लेगेसी, उसको कंटिन्यू किया ज़ीशान काज़मी ने। और ज़ीशान काज़मी जो है वो बाद में SHO न्यू कराची बना खुद, और जो MKM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का दौर था उसमें उसने वो सारी चीज़ें कंटिन्यू की, बशमूल चीरा के जो बहादुर अली किया करते थे। और फिर उस दौर में मुख्तलिफ़ थानों में मुख्तलिफ़ SHOs ऐसे ही वही तैनात किए गए जिनका ताल्लुक़ इसी शहर से था, जो इसी शहर में पले बड़े थे, जिनके इसी शहर में कॉन्टेक्ट थे, और उन्होंने कराची ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एक मौके पे हमें अमन कायम होता दिखाई भी दिया। MKM के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन, सबसे ज़्यादा बंदे मारने वाली जो कार्रवाई हैं, उसमें जो वो लोग थे वो MKM के ही भर्ती करदा अफसरान थे। ज़ीशान काज़मी का नाम सुन के लोग सड़कें छोड़ देते थे। हमेशा अंदर का ही आदमी नुकसान देता है। ज़ीशान काज़मी, सरवर, ये सब MKM साइड के लोग हैं, तो इनको तो ज़्यादा ताल्लुकात भी थे, पार्टी से ताल्लुकात थे। इनको जब पता चला नसीरुल्लाह बाबर साहब इख्तियारात दे रहे हैं, इसमें प्रमोशन भी है, पैसा भी मिल रहा है, फिर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते अगर आप देखते ना इनको। लेकिन इनकी ज़िंदगी बड़ी बदतर होती थी। मैंने देखा है कि बंदे क़त्ल भी करते थे, ये तशद्दुद भी करते थे, सारे काम करते थे, लेकिन ये रात में ना जब तक शराब पी के धुत ना हो जाए, और ये एक एक रात में 4-4, 6-6 लड़कियाँ बुलाते थे। इनको सुकून नहीं था अंदर, इनको चैन नहीं था। अब मैं आपको तो ज़ीशान काज़मी एक दफ़ा मुझे कहने लगा कि यार मुझे जो है ना, मैंने उससे बोला कि भाई शराब पिए बगैर भी सो जाया कर, हमेशा पी के सोता है। तो मुझे कहने लगा कि यार मुझे नींद अच्छी नहीं आती। मैं बोला क्यों? कहने लगा कि मुझे जो है ना, मैं जब आँख लगती है ना तो मुझे ऐसा लगता है अल्ताफ़ हुसैन मेरे सीने पे बैठ के ना मेरा गला दबा रहा है। तो मुझे बड़ी हंसी है। मैंने बोला तुमको अल्ताफ़ हुसैन का खौफ इतना मुसल्लत हो चुका है कि वो तुम ख्वाब में भी अल्ताफ़ हुसैन को अपना वो देख रहे हो। तो उसको अल्ताफ़ हुसैन फ़ोबिया हो गया, तो वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम से खौफज़दा होने लगा था। थाने में जो अखबार आते थे तो एक पुलिस, उन्होंने कुछ बंदे ड्यूटी पे रखे हुए थे कि इन अखबारों में से अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर जहाँ जहाँ हो वहाँ पे मार्कर से उसको कर दो, क्योंकि ज़ीशान काज़मी तस्वीर देख के डरता था अल्ताफ़ हुसैन से, जिसका नाम था बहादुरी के अंदर। मैं आपको ऐसे बहादुर पुलिस अफसरान की कहानियाँ सुनाऊँगा तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे सबके साथ रिलेशन थे और मुझे एक एक लोगों की ऐसी ऐसी बातें पता थी जो उनके शायद फैमिली को भी ना पता। ज़ीशान काज़मी की पूरे कराची में धाक थी। उन्होंने 100 से ज़ायद पुलिस मुकाबले किए। वैसे उन पर लूट मार के इल्जामात भी बहुत लगे, मगर वो साबित ना हो सके। बहरहाल ज़ीशान काज़मी नसीरुल्लाह बाबर और पुलिस की आदत के फेवरेट थे। उन्होंने बड़ा अरूज देखा, मगर जवाल भी बता कर नहीं आता, जो तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी और अल जुल्फ़िकार के कमांडर अली सनारा को गिरफ्तार किया, और वो इस गिरफ्तारी को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी भी समझते थे। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप जो था वो ये समझता था कि उनके लीडर का कत्ल अगर किसी वजह से हुआ है तो उसकी बुनियादी वजह ज़ीशान काज़मी था, क्योंकि ज़ीशान काज़मी ने अली सनारा, जो मुर्तज़ा भुट्टो का बहुत करीबी आदमी समझा जाता था और सत्ता क्लिफ्टन का एक तरह से इंचार्ज भी था उस वक्त, उसको ज़ीशान काज़मी ने गिरफ़्तार किया था। और मुर्तज़ा भुट्टो जिस तारीख़ को 19 सितंबर 1995 को जब ये वाक़या हुआ, तो अली सनारा की गिरफ़्तारी के बाद मेरा ख़्याल है न्यू कराची या शायद सुरजानी में कोई जलसा था, जिससे ख़िताब करने के बाद जब मुर्तज़ा भुट्टो वापस आ रहे थे तो उन्होंने कराची के CIA सेंटर्स में अपने मुसल्लह साथियों के साथ जाकर अली सनारा की तलाश शुरू की। और उनका स्टाइल ये होता था कि वो CIA सेंटर में घुसते थे, उनके मुसल्लह आदमी जो हैं वो पुलिस वालों से सबसे वेपन्स लेकर उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया करते थे, और वो लॉकअप्स चेक करते थे, हर चीज़ चेक करते थे। और ये कंटिन्यू कई दिन से चल रहा था। जिस वक्त पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के अली सनारा समेत कुछ और लोग इससे पहले भी जब गिरफ़्तार हुए तो मुर्तज़ा भुट्टो ये सब कर रहे थे। तो अली सनारा की तलाश में नाकाम होने के बाद वो वापस आ रहे थे, तो सत्ता क्लिफ्टन के करीब जो है वो पुलिस से एक ऐसा इनकाउंटर होता है जिसमें मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल कर दिए जाते हैं। बीबी का अपना दौर है उनकी बहन का, उसी दौर में उनका भाई जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। और ये ऐन उस जगह होता है जहाँ सामने DIG ऑफिस है, शोएब सटल साहब अपने घर में मौजूद हैं, और भी कई लोग थे। लेकिन ज़ीशान काज़मी उसमें एक ऐसा किरदार, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के दो लोग ये समझते थे कि अगर अली सनारा गिरफ़्तार नहीं होता ज़ीशान काज़मी के हाथों तो शायद उस दिन ये वाक़या भी नहीं होता। फिर वक्त का पहिया उल्टा चलता है और ज़ीशान काज़मी के अपने ही साथी उसका साथ छोड़ जाते हैं। इनके खिलाफ अदालती केस खुल जाता है, गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपना पड़ता है, और फिर एक दिन वो इंतहाई दर्दनाक मौत से दो चार हो जाते हैं। ज़ीशान काज़मी की जो मौत है वो भी बड़ी
खौफनाक मौत है। फिरोज़ाबाद के इलाके में हमें याद है कि एक बोरीबंद लाश मिली। अच्छा, बोरीबंद लाशों का उस दौर में एक कॉन्सेप्ट यही होता था कि कहीं से बोरी का कोई पड़ी मिली है तो डेफिनेटली इसमें लाश होगी। ऐसी ही एक बोरी मिली और इसकी लाश के ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। और जो इसका भाई था इरफान, उससे मुझे याद है, उससे जब उस दिन बात हुई तो उसने कहा कि उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, उसकी आंख में गोली मारी गई थी, यानी बिल्कुल रोक के। आपको पता है फारूक दादा का इनकाउंटर किसने किया? इस पुलिस ऑफिसर की कहानी बहुत अजीब है क्योंकि इस मुतनाज़ा इनकाउंटर के बाद एमक्यूएम को बहुत हमदर्दियां मिली। पुलिस एफआईआर के मुताबिक फारूक दादा ने अपने 5 साथियों के साथ एयरपोर्ट के करीब पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में गाड़ी में मौजूद फारूक दादा समेत 5 अफराद मारे गए। इन मुल्जिमान से 12 क्लाशनकोव, 5000 गोलियां और कई दस्ती बम और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आप खुद सोचिए कि शिराट जैसी छोटी सी गाड़ी में 5 अफराद आ सकते थे या फिर इतना असला। ये सब कैसे हुआ? ये सब किया राव अनवार ने, वही एसएसपी राव अनवार जिन पर 400 से ज्यादा अफराद के मावराए अदालत कत्ल के इल्जामात हैं। वो उस वक्त एयरपोर्ट थाने में एसएचओ थे और ये इनकाउंटर भी उन्हीं के हाथों हुआ था। इसी तरह कहा जाता है कि 10 अक्टूबर 1995 में फहीम कमांडो को जेल से निकालकर जाली पुलिस मुकाबले में भी राव अनवार ने ही मारा था। पुलिस के मुताबिक फहीम कमांडो कहता था कि कत्ल किए बगैर मुझे नींद नहीं आती और उसने बहुत से पुलिस मुलाजमीन को कत्ल भी किया, जबकि एमक्यूएम उसे शहीद का दर्जा देती है। फ़हीम कमांडो वाले मामले को ले लें तो फ़हीम कमांडो और उसके 2 भाइयों समेत जो 4 लोग एक इनकाउंटर में मारे गए, तो उसमें भी यही था कि फ़हीम कमांडो के हाथों में हथकड़ियाँ थीं। और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि शुएब सडल साहब जो उस वक्त कराची में बहुत अहम ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी किया था। उनके नज़दीक वो ये नहीं चाहते थे कि मावराए अदालत कत्ल की वारदातें हों, लेकिन चूँकि फ़हीम फ़ारूक़ी, जिसका असल नाम फ़हीम फ़ारूक़ी था, वो कुछ दिन पहले गिरफ़्तार हुआ था और जब वो गिरफ़्तार होने के बाद जेल में था तो जेल से निकाल कर उसे ले जाया जा रहा था। और ले जाए जाने वाले जो हैं एसएचओ एयरपोर्ट उस वक्त के राव अनवार थे और उनका ये था कि वो फ़हीम फ़ारूक़ी की निशानदही पर उसके साथियों की गिरफ़्तारी के लिए जा रहे थे कि उसके साथियों ने उन्हें हमला किया पुलिस पार्टी के ऊपर और मुल्ज़िमान की फायरिंग से फ़हीम फ़ारूक़ी, मुफीज़ फ़ारूक़ी, वो तीनों भाई और एक और शख्स जिसका इस वक्त मुझे नाम याद नहीं, ये 4 लोग जो हैं वो मारे गए थे। फ़हीम कमांडो उन लोगों में से था जिनको जिंदा गिरफ्तार करने का ऑर्डर था। जो लोग कुछ राज रखते थे ना तंजीमी, तो उनके लिए ऑर्डर होता था कि इनको गिरफ्तार जिंदा करके ताकि इनसे इंटरोगेशन किया जाए। और कुछ लोगों का ऑर्डर था कि ये किसी हालत में बचने नहीं चाहिए, इनको मारा जाए। तो उनको जिनको ऑर्डर होता था उसके हिसाब से फैसला करते थे। तो हुआ ये कि ज़ीशान ने इसको गिरफ्तार किया, फ़हीम कमांडो को। ज़ीशान ने इसको गिरफ्तार करने के बाद अपना रिपोर्ट यानी इंटरोगेशन बनाई, ये सब सिस्टम बनाया और अभी इनके पास ही था, ज़ीशान के पास लास्ट डे। तो ज़ीशान कहने लगे मुझे कि मेरे पास जो है ना नसीरुल्लाह बाबर का फ़ोन आया और नसीरुल्लाह बाबर कहने लगे कि जो है ना फ़हीम कमांडो जो तुम्हारे पास है उसको फारिग कर दो। बोला मैं डर गया। वजह ये थी कि फ़हीम का तो मैंने सारा केस जो बनाया था वो उसको शो किया था, हम तो उस पर ओपन कर चुके थे। अब इसको मारने का मतलब ये था कि 100% मैं किसी कल को कोई अगर क़ानूनी कार्रवाई हो जाए या एमक्यू में हिम्मत कर ले तो मैं बचूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो साबित हो जाएगा मैं तो गेम बना के कत्ल करता हूँ ना। तो उसने ज़ीशान ने बोला कि मैंने पहली बार ना नसीरुल्लाह बाबर से झूठ बोला कि मैंने जेसी कर दिया उसको जेल कस्टडी। अब इसको डर ये हुआ कि नसीरुल्लाह बाबर ने अगर जेल में फ़ोन कर लिया तो फंस जाऊंगा, वो तो वज़ीर दाखिला है। तो शब्बीर जान सरहंदी सुप्रिटेंडेंट थे जेल के। तो ज़ीशान ने कहा कि मैंने फौरी तौर पर ना शब्बीर सरहंदी को फ़ोन मिलाया और मैंने बोला सरहंदी साहब मेरी थोड़ी सी इज्जत बचा लो, अगर नसीरुल्लाह बाबर साहब आपको फ़ोन करें तो आप बोलना फ़हीम कमांडो आपकी तहवील में जेसी यानी जेल में आ गया, थोड़ी मेरी इज्जत रख लो, मैं बंदा लेके अभी फ़ौरन जेल पहुंच रहा हूँ। तो इनकी आपस में दोस्तियाँ थी, ताल्लुकात थे। तो सरहंदी ने इनके साथ तय कर लिया। बोला मैंने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके बाद जो है ना राव साहब को फ़ोन आया। मगर आप बड़े हैरान हो गए राव साहब को फ़हीम कमांडो को ऑर्डर क्यों हुआ था, ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। फ़हीम को मारने का ऑर्डर ऐसा हुआ कि उस ज़माने में बिलावल हाउस में एक लेटर आया जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब को मुखातिब करके ये बोला गया कि आपने जो है ना महाजिर नौजवानों को क़त्ल-ए-आम किया और इनकी टारगेट किलिंग की और इनको जेलों में बंद किया, तो कल को अगर यही सब कुछ आपके बेटे बिलावल के साथ हो तो क्या होगा। और उसके नीचे जो है ना मिन जानिब जो है ना हाजी साहब करके लिखा था। हाजी इसका कोड इस्तेमाल में था। अब जब ये अनऑफिशियल, देखें मुझे ज़ीशान काज़मी बता रहे हैं बात,
वो कहते हैं कि जरदारी साहब इस पर बड़े रैश हो गए। जरदारी साहब ने बोला कि कोई शख्स अगर मेरे को धमकी दे रहा है तो कल को बिलावल को कुछ हो जाए, मकसद ये है कि तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा, तो लिहाजा अगर मेरी घर की तरफ कोई मैली आँख से भी देखेगा तो मैंने नहीं छोड़ना उसको, मुझे ये बंदा चाहिए कौन है। तो लिहाजा IB की ड्यूटी लगाई गई कि आप ये अनऑफिशियली, मकसद ये कि आपने ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं देनी, आपने बताना है कि किसने किया है। तो जब IB ने इस पर वर्किंग की तो उन्होंने बताया कि ये लेटर फ़हीम कमांडो ने लिखा था। तो जरदारी साहब ने बोला कि जिसने ये लेटर लिखा है वो मुझे ज़मीन के ऊपर नहीं चाहिए। लेकिन जिस वक्त ये मामलात हुए तो फ़हीम पकड़ा जा चुका था। जब जरदारी साहब को पता चला तो जरदारी साहब नाराज़ हो गए कि भाई वो तो इसको तो छोड़ दिया, ज़िंदा पकड़ लिया। तो फिर राव की ड्यूटी लगी। तो राव की जब ड्यूटी लगी तो राव ने चौधरी असलम से बोला कि तय किया। उन्होंने फ़हीम के एक भाई को पहले से उठाया था, कुछ 4 लड़कों को उठाया हुआ था। इन्होंने जेल से सरहदी से बंदा लिया 13E के केस में कि हम कहीं रिकवरी कराने जाना है। फिर उन्होंने पहले भाइयों को मार दिया, फिर उसके बाद फ़हीम को मार दिया। राव अनवार की अपनी ही अलग दुनिया थी जिसमें वो बादशाह था, किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ अपनी ही मनवाता था। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँ तो बाज़ चीज़ें तो साबित नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं पुलिस के साथ हल्कों में गैदरिंग रही है, दोस्तियाँ हैं मेरी, सब पता है मुझे। राव के साथ भी मैं बैठा हूँ इतना। जब राव साहब लगे थे मीठा दर में, जमात इस्लामी की एक मुहिम चल रही थी, काजी साहब लगा रहे थे अदालतें, काजी की अदालत। यहाँ पर ऐसा हुआ कि राव के स्टाफ ने गोली चलाई, आम शहरी मारा गया, गलती से गोली चला दी। तो उस पर जो है ना काजी हुसैन अहमद ने अदालत लगाई, और अदालत लगाई खारादर मीठा दर के इलाके में। और यह हुआ कि SHO को मकसद को बरतरफ करके इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए। इनको तो ये पता ही नहीं है कि भाई राव को तो प्राइम मिनिस्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राव को कर सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी बाहर से ऑर्डर है कि राव का हाथ नहीं लगाना है। हुआ ये कि जब ये काजी साहब ने कर दिया तो ये सलीम वाहिदी साहब DIG कराची थे उस वक्त, जो एडिशनल IG कराची की पोस्ट उस वक्त DIG कराची कहलाता था। तो सलीम वाहिदी ने ऑर्डर निकाला, कितना अवामी प्रेशर भी आ रहा है और ये गलती तो हुई है राव से। तो राव को उन्होंने जो ना इसको थाने से हटा दिया और दूसरे अफसर को पोस्टिंग दे दी। जब दूसरा अफसर थाने गया राव साहब के पास चार्ज लेने, तो राव साहब ने उसको टॉर्चर सेल में उल्टा लटकाया, उसको मारा, उसको बोला कि भाई DIG कौन होता है, पोस्टिंग तो मैं अपनी मर्ज़ी से लेता हूँ, तो तू मेरे पास चार्ज लेने कैसे आया, जब मैंने चार्ज छोड़ूंगा तो लेगा ना, मैं तो आया कैसे। तो ये बड़ा वाक़या हो गया और DIG साहब तब गए। DIG साहब ने बोला भाई राव के ख़िलाफ़ तो बड़ी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि राव ने तो हुक्म मानने से, यानी फोर्स के अंदर तो उसूल है ना कि अफसर का हुक्म मानना है, चाहे गलत हुक्म हो, अफसर का मानना है। यहाँ पे तो राव साहब ने सलीम वाहिदी जैसे शख्स को क्रॉस कर दिया। ये जंग चल रही थी, उस ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर ने DIG कराची को डायरेक्ट फ़ोन किया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर आपको पता है IG को करेगा, इनको नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला को करेगा, IG को भी नहीं करेगा। नवाज़ शरीफ साहब ने इनको फ़ोन किया। नवाज़ शरीफ साहब ने इनसे सलीम वाहिदी से कहा कि आपने जो ऑर्डर निकाला है राव के ख़िलाफ़ वो वापस ले लीजिए। सलीम वाहिदी ने बोला कि DIG हूँ मैं, वो एक सब इंस्पेक्टर है, आप मुझे एक सब इंस्पेक्टर के हुक्म मानने को देते हैं और मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है कि उसने फोर्स में ओबे नहीं किया मेरे बात। मैं मकसद ये है कि मैं रिज़ाइन दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो है ना अपना हुक्म वापस नहीं ले सकता। तो नवाज़ शरीफ ने बोला कि सही है वाहिदी साहब, फिर आप अपना रिज़ाइन दे दीजिए। तो सलीम वाहिदी को DIG कराची का ओहदा छोड़ना पड़ा, राव अनवार को वो हटा नहीं सके SHO शिप से, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सके। तो आप ये ना समझें कि सिर्फ जरदारी साहब सपोर्ट करते थे या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती थी। राव के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जा सकता, चाहे कोई भी तंजीम हो, जो जाएगा नुकसान उठाएगा। क्यों कि राव यहाँ के टास्क पे काम नहीं करते, सिर्फ राव बहुत सारे बाहर के लोगों के लिए टास्क पे भी काम करते हैं, इंटरनेशनल। राव हो, चौधरी हो या कोई भी हो, ये सारे लोग जो हैं वो बेसिकली हिदायत तो कहीं और से लिया करते थे। तो राव अनवार का जो एक स्टाइल था वो दूसरे पुलिस अफसरान के मुकाबले में डिफरेंट था। आप उसे जो है बेवकूफ़ी की हद तक बहादुरी कह लें उसकी, कि वो डरता नहीं था। तो अगर आप उसके किरदार को अगर अपने जहन में लाना चाहें कि वो कैसा है, तो वो सिर्फ उस बात को याद क्यों नहीं कर लेते कि जब ख्वाजा इजहारुल हसन पोजीशन लीडर थे और उन्होंने राव अनवार के ख़िलाफ़ बात की, तो राव अनवार उन्हें गिरफ़्तार करने उनके घर पहुंचा, उनको घर से के गिरबान पे हाथ डालता हुआ लेकर जो है उन्हें उनके घर से चला गया था। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी लोगों में शुमार होता था और एक तवील अरसे उसे SSP मलीर का चार्ज दे के रखा गया, ता वक्त के वो नकीबुल्लाह वाला वाक़या हो गया। आज का राव अनवार आपको पीपल्स पार्टी के शदीद मुखालिफ मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो
इससे आगे वो बात करेगा तो मैं देखते हैं। ये बात सुनकर आपको बड़ी हैरत होगी कि तब इनकाउंटर के लिए जुआ लगाया जाता था। उस ज़माने में एक रेसिंग चलती थी। रेसिंग ये होती थी कि जुआ चलता था, ये भी शायद कभी रिकॉर्ड पे नहीं आया हो। मिसाल के तौर पे नईम शर्री मशहूर हो गया, तो इस पे जुआ चलता था पुलिस अफसरान में कि ज़ीशान बोलता था मैं मारूंगा, तो क्या नाम है, तो ज़ीशान को कुछ अफसरान जैसे मिसाल इसके वाक़े में आपको ऐसे सुना रहा हूँ कि ये शराब की महफिल थी। मैं तो खैर उस महफिल में नहीं बैठा था, मुझे बाद में फिर इन्होंने और वो अफसरान ने सारे बताया। तो उसमें उनकी शर्त ये लगी कि कौन मारेगा। तो ये हुआ कि हर बंदा इतने इतने लाख निकालेगा, जो मारेगा उसको वो जीतेगा, उसको मिलेगा। तो अब नईम शर्री के लिए बहुत टास्क था, बहुत बड़ा टास्क था। रेंजर्स के अफसरान लगे थे, पुलिस के अफसरान, तो ज़ीशान भी, चौधरी असलम भी, हर बंदा लगा हुआ था, लेकिन कामयाब। हत्ता कि सडल साहब की पर्सनल इंटरेस्ट इसमें था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके लिए उन्होंने पेमेंटें भी की थी, कई किलर्स को पेमेंट की थी कि आप नईम शर्री को खुद मार दो और लाश हमें दे दो। तो ये तक हो रहा था। ज़ीशान ने भी इसमें वो लगाया, लेकिन उसमें कामयाब कौन हुआ? मेजर शामी इसमें कामयाब हुए, रेंज यानी नईम शर्री वाले में। ज़ीशान नाकाम हो गया, तो ज़ीशान को पैसे भरने पड़े शामी को क्योंकि जुआ हार गए बोले। जिस शहर में पुलिस वाले मौत पर जुआ लगाएं, उनका अपना अंजाम कैसा होगा? कराची ऑपरेशन में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले ज्यादातर पुलिस वालों को चुन चुन कर मारा गया, मगर पुलिस के ये अफसरान भी तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हाथों इस्तेमाल हुए। मेरे ख्याल से तो पुलिस वाले भी इस्तेमाल हुए और इन सियासी पार्टियों के कारकुन भी इस्तेमाल हुए, जैसे सौलत मिर्जा, जिसे पार्टी और रियासत दोनों ने इस्तेमाल किया। ये किसी वक्त अच्छे और किसी वक्त बुरे की अगर सिर्फ मैं बात करूं, और मैं पूरी पुलिस फोर्स की बात नहीं करूं, मैं किसी बहुत ज़्यादा किरदारों की बात ना करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 किरदारों की बात करूं या 3 किरदारों की बात करूं, जो चौधरी असलम, उमर शाहिद हामिद और इरफान बहादुर। ये 3 वो किरदार हैं जिन्होंने कराची ऑपरेशन में भी किरदार अदा किया। उमर शाहिद हामिद के वालिद उस वक्त की कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के MD थे, जिनके कत्ल के इल्ज़ाम में सौलत मिर्ज़ा को फांसी हुई, और इरफान बहादुर अली के बेटे, और चौधरी असलम। और इन तीनों पर मुश्तमिल जो है लियारी टास्क फोर्स उस वक्त कायम की गई जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वजारत दाखिला MKM के पास थी, और रऊफ़ सिद्दीकी जो है सूबाई वज़ीर दाखिला थे। और MKM ने उन्हीं किरदारों को जो कभी उनके लिए जो है वो एक बुरे थे, उन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल हुए हमारे ये पुलिस अफसरान। और मैं समझता हूँ कि इसमें उनकी मजबूरियाँ थीं, तो सिचुएशन वही बन चुकी थी कि MKM, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कराची ऑपरेशन के किरदार जो है वो एक एक करके चुन चुन के मारे जा रहे थे। तौफीक जाहिद मारा गया, रेहान खाना का इनकाउंटर में तौफीक जाहिद के हाथों मारा गया था, और हमें आज भी याद है कि ख्वाजा अजमेर नगरी में हुए उस इनकाउंटर के बाद जो है तौफीक जाहिद जो है वो सिक्योरिटी मांग रहा था। उसके ख्याल में उसे सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी, लेकिन मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ के निकलते हुए वो मारा गया पुलिस की दहशतगर्दों की फायरिंग से। तो जब ये वाली सिचुएशन बन चुकी थी, तो क्या एक वो बचा था इनके पास कि ये वो ना करें जो उनसे कहा जा रहा है। अगर तो MKM के कहने के ऊपर चौधरी असलम लियारी टास्क फोर्स ना बैठते जाकर नहीं उसका चार्ज लेते, या उमर शाहिद हामिद ना लेते, या इरफान बहादुर ना लेते, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि वो भी इसी तरह से मार दिए जाते जिस तरह से और किरदार माने जा रहे? ये सारी कहानी सुनने के बाद आप खुद फैसला करें कि इस खून रेजी में कौन बेनिफिशियरी रहा, सियासी जमातें या पुलिस वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चौधरी असलम का जिक्र तो किया, मगर बहुत कम। वो इसलिए क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट्री में उन पुलिस अफसरान का किरदार अनफोल्ड किया है जो डायरेक्ट MKM के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। लेकिन चौधरी असलम एक ऐसा किरदार है जिसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। आपने चौधरी असलम पर बनने वाली फिल्म तो देखी होगी, लिहाजा अगली डॉक्यूमेंट्री चौधरी असलम पर।